जय हिंद। कॉलेजियम व्यवस्था आजकल बहुत चर्चा में है। न्यूज़पेपर में भी आजकल छप रहा है कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में। तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है और वर्तमान में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से कॉलेजियम व्यवस्था का क्या संबंध है, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल्स रूप में जानेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाकर देखिएगा। तो कॉलेजियम व्यवस्था जो है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है आजकल वर्तमान में। तो क्या पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कोई कॉलेजियम व्यवस्था का चर्चा हुआ था? तो जी नहीं। संविधान जब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था तो उस समय किसी भी कॉलेजियम व्यवस्था की चर्चा संविधान में नहीं किया गया था। तो क्या कॉलेजियम व्यवस्था का अस्तित्व कब आया, कैसे बना, और उस समय जब संविधान लागू हुआ उस समय जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती थी, वो इस वीडियो में आज हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। जब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया उस समय थोड़ा संविधान के इतिहास में चलते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस समय। चूँकि आप जानते हैं कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सभा में उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन जस्ट उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। फिर जस्ट उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, अर्थात प्रस्ताव जो है वो पास हो गया। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को आत्मसमर्पित और अंगीकृत कर लिया गया तो उसी समय संविधान के लगभग 15 अनुच्छेद को उसी समय लागू कर दिया गया। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। थोड़ा सा फैक्ट्स ये भी जान लेते हैं कि संविधान सभा का अंतिम बैठक जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था और उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया और उसी समय राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को भी मान्यता मिल गई 24 जनवरी को ही। और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो जब उस समय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय जजों के नियुक्ति से संबंधित किसी भी कॉलेजियम सिस्टम की व्याख्या संविधान में नहीं की गई थी। तो आखिर संविधान में क्या चर्चा हुआ था कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी? तो उसके लिए आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है और आर्टिकल 217 जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है उसके बारे में दिया गया था। तो आर्टिकल 124 में क्या था और कैसे उस समय जजों की नियुक्ति होती थी, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल 124 है उसका 124 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और अगर संसद चाहे तो इस संख्या में समयानुसार परिवर्तन कर सकता है। अब तो 124 का आर्टिकल ये 1 हुआ। अब 124 आर्टिकल का क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा, लेकिन नियुक्ति करने से पहले वो सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से। लेकिन कितना अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेगा इसके बारे में कहीं संविधान में चर्चा नहीं किया गया था। लेकिन इतना किया गया था कि राष्ट्रपति जो है वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करेंगे, लेकिन नियुक्ति से पहले जो है वो किससे परामर्श लेंगे? तो परामर्श लेंगे किससे? तो आप जानते हैं कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के उससे सलाह लेंगे, उसके बाद नियुक्त करेंगे। अब ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करते हैं और किससे परामर्श लेके? तो जो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उससे परामर्श लेके राष्ट्रपति CJI की नियुक्ति कर देंगे। तो अब बात सामने ये आता है कि राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों से।
तो क्या वो परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है कि नहीं, बाइंडिंग है कि नहीं, वो सलाह को मान सकते हैं कि नहीं या नहीं मान सकते, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा लिया गया वरिष्ठतम न्यायाधीशों से जो सलाह जो है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति उस समय फ्री हो गए, यानी किसी को भी, सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी को भी सीजीआई नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ समझ में बात आ गया कि राष्ट्रपति सर्वस्व हो गए सीजीआई के नियुक्ति के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति जो है वो कभी भी अपने अनुसार संसदीय प्रणाली में कार्य नहीं करते हैं। आर्टिकल 74 का एक क्लॉज देखिए कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे कार्य करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, केवल उनका सिग्नेचर मात्र है। जो भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा उसका सलाह मानने के लिए क्या है, राष्ट्रपति बाध्य है। आर्टिकल 74(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे राष्ट्रपति कार्य करते हैं। और अब जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, तो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। यानी सीधे बात सामने आ गई कि सीजीआई की नियुक्ति के लिए सर्वे सर्वा कौन है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर है ना। प्राइम मिनिस्टर जो चाहें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश दे देंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे और सीजीआई की नियुक्ति हो गई। तो एक बात समझ में आ गई कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की नियुक्ति जो है वो सीधे किसके हाथ में पावर आ गया, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, अर्थात कार्यपालिका के हाथ में। न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है वो सीधे किसके हाथ में चला गया, कार्यपालिका के। जब 1950 में लागू हुआ था संविधान, तो उस समय जजों की नियुक्ति पीएम के हाथों में रहता था, क्योंकि पीएम जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे ही आर्टिकल 74(1) के तहत राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था संविधान, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर थे और लगभग 1950 से 1964 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन किसी भी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जजों की नियुक्ति अपने मन से नहीं करते थे। 1950 से 64 के बीच में वो एक नियम, एक पद्धति लागू कर दिए। कौन सी पद्धति? तो वरिष्ठता क्रम की पद्धति। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये नियम बन गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उसी को सीजीआई नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि सबसे पावर तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में था। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे नियुक्त कर सकते हैं सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा कोई फायदा नहीं उठाया और वो वरिष्ठता क्रम का नियम को लागू कर दिया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। तो उनके कार्यकाल में, चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक समाजवादी नेता थे, तो वो नहीं चाहते थे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से संबंधित कोई टकराहट हो। इसलिए उन्होंने वरिष्ठता का क्रम लागू कर दिया कि जो भी वरिष्ठ होंगे सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं को सीजीआई नियुक्त किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में एक थोड़ा घटना आता है, 1964 की बात थी जिसमें वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया, लेकिन वो भी वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं है। हुआ ये था कि 1964 में उस समय जफर इमाम सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, तो उन्हीं को सीजीआई नियुक्त किया गया। लेकिन सीजीआई की नियुक्ति जफर इमाम को कर दिया गया। अब जफर इमाम उस समय हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इसलिए उनके जो नीचे थे गजेंद्रगढ़, उनको सीजीआई नियुक्त कर दिया गया। तो थोड़ा सा उल्लंघन 1964 में है, लेकिन उसका भी कोई कारण था, हेल्थ का प्रॉब्लम था, इसलिए उनके नीचे जो व्यक्ति थे गजेंद्रगढ़, उनको सीजीआई नियुक्त कर दिया गया। तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो था 1950 से 1964 के बीच में कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई टकराहट देखने को नहीं मिलती है जजों की नियुक्ति से संबंधित। अब सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या हुआ था, तो 124 का क्लॉज 2 यानी आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन किसके सिफारिश पे करेंगे, तो जो उसमें का सीजीआई होगा यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उससे परामर्श लेके और अन्य न्यायाधीशों से भी परामर्श लेके राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। अब देखते हैं
कि जजों से नियुक्ति से संबंधित ये विवाद और कॉलेजियम सिस्टम का शुरुआत कहाँ होता है वो थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1964 में कार्यकाल खत्म हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, तो उस समय कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त कर दिया गया 1964 में। और फिर उस समय उनके बाद यानी उनके हटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 में नियुक्त होते हैं पीएम के पद पर। और जानते हैं 1965 जब आता है तब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और उसी युद्ध के समझौता के लेकर उज्बेकिस्तान में ताशकंद में एक ताशकंद समझौता होता है 1966 में, और वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मौत हो जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समय भी कोई कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराहट नहीं होती है जजों की नियुक्ति से संबंधित। लेकिन जब 1966 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो जजों की नियुक्ति से संबंधित कार्यपालिका और न्यायपालिका में इतनी टकराहट होने लगी, इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को सीजीआई नियुक्त करने लगी जो संविधान में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। तो क्या हुआ था इंदिरा गांधी की कार्यकाल में, थोड़ा देखते हैं। चूँकि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल आता है, पहला कार्यकाल। फिर बाद में 80 से 84 इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। लेकिन 66 से 77 के बीच इंदिरा गांधी के कार्यकाल जजों की नियुक्ति से संबंधित काफ़ी विवादित हो रहा, और इनके कार्यकाल में दो प्रमुख घटनाएं मिलती है जिसमें वरिष्ठता का क्रम का उल्लंघन किया गया। पहला 1973 में पहला आया, तो 1973 में है ना, एन रे को इंदिरा गांधी ने सीजीआई के पद पर नियुक्त कर दिया, एन रे को, जबकि उनके ऊपर 3 व्यक्ति वरिष्ठता क्रम में ऊपर थे। नाम था सेकल, हेगड़े और ग्रोवर। 3 व्यक्ति थे जो एन रे के ऊपर थे। फिर भी इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एन रे को सीजीआई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, तो मामला बिगड़ गया। बाकी वरिष्ठता क्रम में जो ऊपर थे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और उसके एक दिन, जिस दिन ये नियुक्ति हुआ उसके एक दिन पहले एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस का जजमेंट आता है। ये क्या है केस, थोड़ा देख लेते हैं। आप जानते हैं कि संसद जो है वो कानून में संशोधन कर सकती है, तो क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से में कितना संशोधन कर सकती है, क्या पूरा संविधान को ही बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, उसी के बारे में ये जजमेंट था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ये जजमेंट था। तो वो जो जजमेंट था वो किससे संबंधित था, तो मूल अधिकार से संबंधित था। ये जो केस था उसमें ये देखा गया कि क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से में छेड़छाड़ कर सकते हैं अर्थात परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो केस था इसमें सबसे लंबी पीठ बनी थी, सबसे बड़ी पीठ संविधान के आज के इतिहास में 13 जजों की पीठ बनी थी, जिसमें फैसला बहुमत से 7 और 6 से हुआ था। तो इसमें निर्णय क्या लिया गया कि संसद का अधिकार तो विशाल है ही लेकिन असीमित नहीं है, अर्थात संसद जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से में तो संशोधन कर सकती है। उस जजमेंट में यही लिखा था कि संविधान जो है संसद जो है संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को वो बदल नहीं सकती है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती है। अब जब लोग ये सुने कि मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि मूल ढांचे कहने का मतलब वैसा आधार तत्व, मौलिक तत्व जिसके बिना संविधान की संकल्पना नहीं की जा सकती है। तो कौन सा ऐसा तत्व है संविधान में जिसके बिना संविधान का मतलब अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब ये दिया कि हम समय समय पर इसके बारे में व्याख्या करते रहेंगे कि मौलिक ढांचा में मौलिक तत्व क्या क्या है। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें जैसे ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जजमेंट आता है इंदिरा गांधी की सरकार हिल जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार इतना लगभग उस समय तानाशाह हो गई थी कि जो अपने से चाहती थी संविधान में संशोधन करके अपने मर्जी का काम कर सकती थी। लेकिन 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जजमेंट ने सरकार को, यानी इंदिरा गांधी की सरकार को थोड़ा हिला कर रख दिया था, क्योंकि मतलब बहुत सारे संशोधन कर रही थी। आप देखते हैं कि 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जिसमें लगभग 62 अनुच्छेद को ही चेंज कर देती है इंदिरा गांधी, जिसके कारण 42वें संविधान संशोधन को एक मिनी आर्टिकल यानी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया जाता है, एक छोटे संविधान का दर्जा दे देता है। किसको, तो केवल संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को बहुत सारे संशोधन करती, उस पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। उसमें ये कहा गया कि सरकार जो है यानी कार्यपालिका जो है, संसद जो है, वो संविधान के किसी हिस्से में संशोधन तो कर सकती है लेकिन
फंडामेंटल स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती थी। अब धीरे धीरे इंदिरा गांधी की सरकार को लोगों ने भांफने लगा और धीरे धीरे मतलब इंदिरा गांधी से उनका संबंध टूटने लगा जनता से। और इसी सिलसिले में आंतरिक कलह का कारण देकर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लागू कर देती है आर्टिकल 352 के तहत। जब इमरजेंसी लागू हो जाता है तो जितने भी विपक्ष में इंदिरा गांधी के सरकार में बोलते थे नेता, उन सभी बड़ी बड़ी नेताओं को क्या कर दिया, जेल में पकड़ के बंद करवा दिया इंदिरा गांधी ने। उस समय जयप्रकाश नारायण जैसे लालू प्रसाद थे, ये सब बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनमें जेल को बंद होना पड़ा उन लोगों को। तो जब ये इमरजेंसी लागू कर दिया गया 25 जून 1975 को, तो एक आंतरिक कलह हो गया भारत में। और इसी सिलसिले में 1977 में क्या होता है, चुनाव होता है पीएम का, मतलब लोकसभा का चुनाव होता है पीएम के लिए। तो इंदिरा गांधी की सरकार बुरी तरह से 1977 में हार जाती है और फिर जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनती है। तो 1977 में भी इंदिरा गांधी ने एक वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन किया था। उस समय सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के HR खन्ना, और HR खन्ना को हटाकर वो MU बेग को क्या कर दी, CJI नियुक्त कर दी। तो इस प्रकार कार्यपालिका और न्यायपालिका में जजों से नियुक्ति संबंधित इंदिरा गांधी का कार्यकाल काफ़ी विवादित रहा और इंदिरा गांधी अपने मन से ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या कर देते, नियुक्त कर देती थी वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करके। अब हम देखते हैं कि एक ADM जबलपुर करके केस आता है इमरजेंसी के समय ही 1976 में, इमरजेंसी के बाद 1976 में ADM जबलपुर करके केस आता है। उसमें जब इंदिरा गांधी बहुत सारे नेताओं को जेल में कर दी थी बंद, तो उसी के सिलसिले एक केस था ADM जबलपुर केस करके, हैबियस कॉर्पस नाम से संबंधित था। ये एक रिट था, चूँकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो उसी में हॉर्बियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित एक केस था कि क्या सरकार जो है इमरजेंसी में भी यानी राष्ट्रीय आपात में भी किसी को अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट करके जेल में रख सकते हैं कि नहीं। पहले जब ये इमरजेंसी से पहले यानी जब इमरजेंसी देश में लागू नहीं रहता है, ठीक है ना, तो सरकार जो है वो किसी व्यक्ति को अनलॉफुल से जेल में बंद नहीं कर सकती है। लेकिन जब इमरजेंसी लागू हो समय था तो उस समय ये घटना, ये विवाद आया कि क्या इमरजेंसी के समय में भी किसी को भी अनलॉफुल से जेल में बंद किया जा सकता है कि नहीं। तो उस समय 4-1 के बहुमत से जजमेंट आया था और इसमें कहा गया कि हाँ, जब इमरजेंसी लागू रहेगा तब किसी भी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से जेल में बंद किया जा सकता है। कब? जब इमरजेंसी लागू रहेगा तब। और 1977 में भी इंदिरा गांधी की सरकार ने एक वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन किया था। उस समय सीनियर मोस्ट जज थे HR खन्ना और उससे नीचे थे MU बेग। तो इंदिरा गांधी MU बेग के संपर्क में ज़्यादा थी, इसलिए MU बेग को क्या कर दी, CJI सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त कर दी। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी की सरकार के समय कार्यपालिका और न्यायपालिका में जजों से नियुक्ति से संबंधित काफ़ी सारे विवाद देखने को मिलते हैं। अब एक केस आता है 1981 में। 1981 में एक केस आता है जिसको फर्स्ट जजेज केस भी कहते हैं। फर्स्ट जजेज केस इसको कहते हैं। इस केस का दूसरा नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ये फर्स्ट जजेज केस करके इसका दूसरा नाम है फर्स्ट जजेज केस। 1981 में एक केस आता है कि संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 कहता है कि जब राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति जब करेंगे तो राष्ट्रपति जो है वो परामर्श लेंगे, किससे? तो CJI से यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेंगे। तो क्या वो परामर्श जो है उसको सहमति माना जाए कि नहीं, यानी परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया जाए कि नहीं, इसके लिए इससे संबंधित एक फर्स्ट जजेज केस आया था 1981 में। और जानते हैं कि इंदिरा गांधी का फिर से कार्यकाल 80 से 84 के बीच में हो जाता है और उसी में 1981 में फर्स्ट जजेज केस करके नाम आता है और उसका दूसरा नाम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन बनाम भारत संघ होता है। इस केस में पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या जो संविधान में परामर्श लिखा है उस परामर्श का क्या अर्थ माना जाए, क्या परामर्श का मतलब सहमति तो नहीं है, क्या राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग तो नहीं है, बाध्यकारी तो नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, परामर्श का मतलब सहमति नहीं हो सकता है और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। अब इस केस का फैसला आता है फिर सेकंड जज केस 1993 में आता है
उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है केंद्र में, तो उस समय ये केस आता है, तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आता है सीधे इसके विपरीत आता है, यानी फर्स्ट जज केस के विपरीत आता है। फर्स्ट जज केस में कहता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, परामर्श का मतलब सहमति नहीं, और सेकंड जज केस 1993 में कह देता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि परामर्श का मतलब सहमति ही है, अर्थात जो सलाह देंगे न्यायाधीश उसको राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था शुरू होती है। तो कहने का मतलब मानना पड़ेगा, यानी परामर्श का मतलब क्या हो गया, सहमति हो गया, यानी जो भी परामर्श देंगे वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। इस प्रकार 1993 में कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत होती है। इस कॉलेजियम में 3 सदस्य, कॉलेजियम का मतलब होता है सदस्यों का समूह, और इस समूह में 3 सदस्य होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इन तीनों में से 2 का जिसका बहुमत होगा उसी का निर्णय राष्ट्रपति मानेंगे और सिग्नेचर करके न्यायाधीश बना देंगे। लेकिन ध्यान देना है, इन दोनों में मुख्य न्यायाधीश अवश्य होना चाहिए। अगर इन दोनों में मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस बात को राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। यानी सर्वे सर्वा कौन हो गया, मुख्य न्यायाधीश जो बात मानेगा उसके अंदर में एक आ जाएगा, उसका कॉलेजियम का बहुमत बन जाएगा, उसी को राष्ट्रपति न्यायाधीश बना देंगे। इस प्रकार पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय जजों की नियुक्ति सारी प्रक्रिया पीएम के हाथ में थी, अब सीधे पीएम से छीनकर मुख्य न्यायाधीश के हाथ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हाथ में आ गया, यानी कार्यपालिका से छीनकर न्यायपालिका के अंतर्गत आ गया पूरी शक्ति जजों से नियुक्ति से संबंधित। अब ये तो हो गया सेकंड जज केस में कॉलेजियम का निर्माण हो गया, यहीं से कॉलेजियम शुरू होता है। लेकिन 1998 में एक और केस आता है जिसको थर्ड जजेज केस कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन बना भारत संघ। ये 1998 में कहा गया कि क्या पूरी न्यायपालिका से संबंधित जो नियुक्ति है जजों के, वो केवल नियुक्ति केवल एक व्यक्ति के हाथ में, वो भी सीजीआई के हाथ में, यानी मुख्य न्यायाधीश के बात में, ये कहाँ तक अच्छा है? क्या ये संविधान का अच्छा व्याख्या हो सकता है कि सारी प्रक्रिया नियुक्ति का जजों को सीजीआई के हाथ में आ जाए? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें एनालिसिस किया बहुत, और इसमें इस कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा चेंज किया। अब इस सदस्य में 1998 में ये जजमेंट दिया कि चाहिए कॉलेजियम सिस्टम में और थोड़ा चेंज कर देते हैं और 5 सदस्यीय कॉलेजियम बनाते हैं। 5 सदस्य में कौन, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, इसमें से 3 का जो बहुमत होगा उसी का क्या बनेगा, बात निर्णय राष्ट्रपति मानेंगे। तो 1998 में कॉलेजियम सिस्टम थोड़ा स्ट्रक्चर बदल गया, पहले जब 3 था सदस्य उसमें अब 5 सदस्य हो गया, और 5 सदस्यों में जो बहुमत होगा, बहुमत 3-2 का होगा, और 3 में लेकिन मुख्य न्यायाधीश अवश्य होना चाहिए, उसी का बात मानेंगे राष्ट्रपति, उसी के लिए बाध्यकारी होंगे। तो इस प्रकार 1998 का जो कॉलेजियम सिस्टम का स्ट्रक्चर है, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, उसी को वर्तमान रूप में माना जा रहा है। और आज भी उसी कॉलेजियम 5 के तहत 5 सदस्यों का जो बहुमत होता है, उसी 3 व्यक्ति जो होते हैं उसका निर्णय जो होता है, उस निर्णय को एक प्रस्ताव बनाते हैं, उसी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर करके बना देते हैं। तो आज भी वही 1998 वाला ही कॉलेजियम सिस्टम लागू होता है और उसी के तहत जजों की नियुक्ति होती है। इस प्रकार पहले देखते हैं कि कार्यपालिका के पास शक्ति थी, अब सीधे कार्यपालिका सीधे न्यायपालिका के पास शक्ति आ गई कि जज से संबंधित जितनी शक्ति है वो न्यायपालिका ही देखेगा। जब ये 1914 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ये देख पता लगता है कि जब पूरा तो सिस्टम न्यायपालिका के हाथ में है, जज का नियुक्ति जज ही कर रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी को खटक गया। और नरेंद्र मोदी 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। पहले तो गठबंधन की सरकार था, इसलिए कोई स्ट्राइक नहीं कर रही थी इस नियम पे, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर एक्शन लेना निश्चित कर दिया कि इस पर एक्शन जरूर लेंगे। उसी समय 2014 में 99वां संविधान संशोधन आता है, और उसी 99वां संविधान संशोधन के तहत एनजेक का आयोग का गठन होता है। एनजेक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन होता है ना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 में संविधान संशोधन होता है, 99वां संविधान संशोधन, और उसी के तहत कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है और फिर से एक बार कार्यपालिका जजों की नियुक्ति से संबंधित अपने पूरा अधिकार हाथ में ले ली। और उस समय बताइए कि नहीं, जजों की नियुक्ति से संबंधित एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा। उस गठन में 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य कौन कौन, उसी से निर्णय लिया जाएगा कि कौन न्यायाधीश बनेगा कौन नहीं बनेगा। पहला कौन होगा तो सीजीआई होगा, दूसरा कौन होगा तो विधि मंत्री होगा, जो केंद्रीय विधि मंत्री होगा, कानून मंत्री वो होगा, और चौथा कौन होगा, 4 गो अब बचा, तो 4 में से 2 जो होगा वो मोस्ट सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद 2 जो होगा वो ख्याति लब्ध व्यक्ति होंगे,
2014 में एनजेक के बनता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बनता है 99वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन तुरंत 2015 में जब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसे निरस्त कर दिया। कैसे निरस्त किया, क्यों निरस्त किया, निरस्त करने का आधार क्या है, तो ये भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये तलब किया कि क्या जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उनकी एक शैक्षणिक योग्यता होती है, एक प्रोसेस से वो जानकार होते हैं कानून के, तो जज जो होते हैं वो जज को नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें एनजेक में जो 6 सदस्यीय समिति है, सीजीआई तो ठीक है, बाकी 2 वरिष्ठतम सदस्य जज भी ठीक है, लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री की जानकारी नहीं है, वो किसी निश्चित योग्यता के अंतर्गत नहीं आते हैं। कोई भी मंत्री बन सकता है, उसकी कोई योग्यता नहीं है, तो वो कानून के सलाहकार, कानून के जानकार कैसे हो सकते हैं। बाकी जो 2 ख्याति लब्ध सदस्य हैं उनकी क्या योग्यता है, वो कहाँ से आएंगे, उनके बारे में कानून की जानकारी है कि नहीं, ये बात उटपटांग थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को लगा। इसी पॉइंट को धकर सुप्रीम कोर्ट में ये असंवैधानिक करार दे दिया, कहा कि नहीं, ये 99वां संविधान संशोधन जो है वो असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें जो 3 सदस्य हैं वो किसी भी कानून के जानकार नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको अधिकार नहीं है जजों की नियुक्ति से संबंधित। उस प्रकार 2015 में संविधान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और ये केस 99वें संविधान संशोधन खत्म हो गया और फिर से न्यायपालिका ने नियुक्ति से संबंधित जो है वो पावर अपने हाथ में ले लिया। तो इस प्रकार 2015 से आज तक भी कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है और वर्तमान में ये कॉलेजियम सिस्टम पे फिर मोदी सरकार स्ट्राइक करने जा रही है। वो सोच रही है कि नहीं, कार्यपालिका का भी इसमें हाथ होना चाहिए, जज ही केवल जज को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी आलोचना भी किए जा सकते हैं, बहुत सारी आलोचना, जैसे कि ये भारत में ही कॉलेजियम सिस्टम है, विश्व में किसी भी देश में कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। जैसे ब्रिटेन भी ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन में भी जजों की नियुक्ति से संबंधित एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है, उसमें सरकार के भी भाग लेते हैं, जज के भी सदस्य होते हैं। और उसके बाद यूएस में देखें, अमेरिका में देखें तो वो भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं कि ये व्यक्ति नाम होगा और उसके बाद वो प्रस्ताव सीनेट में जाता है। सीनेट जैसे मतलब आज यहाँ राज्यसभा सदस्य, वहाँ सीनेट में जाता है, सीनेट से 2/3 बहुमत से पास होता है, तब वो न्यायाधीश बनता है। लेकिन ये यूनिक है भारत में कि कॉलेजियम सिस्टम से जज ही जज को नियुक्त करते हैं। इसी तरह से ही आलोचना किया जा रहा है कि जज ही जज को कैसे नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार तो भाई भतीजावाद इसमें आ जाएगा, जो जज होंगे वो अपने पक्ष में, अपने जो रिलेशन में जो होंगे उसको बनाना चाहेंगे। इस प्रकार बहुत सारा आलोचना इस पर किया जा सकता है और इस नियम में चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि जज ही जज को नियुक्त नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता इसमें बनाना चाहिए। और वर्तमान में 90% जो है वो जज वो पुराने जो उनके पौराणिक जो दादा परदादा है उसी से मतलब बने हैं, यानी 90% जज जो बनते हैं वो अपने मतलब पीढ़ी से ही बनते हैं, वर्तमान में नायक कोई नहीं जाता है। इस प्रकार आलोचना, बहुत सारी आलोचना किया जा सकता है इसमें, और इसमें सुधार होना चाहिए, पारदर्शिता आना चाहिए। वर्तमान में अभी 2-3 दिन पहले जो है वो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखा है कि नहीं, जज को नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, इसमें कार्यपालिका का भी भागीदारी होना चाहिए। तो देखिए वर्तमान में हमको लग रहा है कुछ चेंजेज होगा कॉलेजियम व्यवस्था। आई होप आप सभी बातों को समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ एक नए टॉपिक्स पे हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।